नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं नमस्कार। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी से। आज हमारे बीच विशेष आकर्षण और जिज्ञासा का केंद्र है प्रख्यात कथाकार प्रोफेसर पूनम सिंह जी और उनकी कहानी खरपतवार पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके परिचय में हम इतना अवश्य अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप पेशे से शिक्षिका हैं, MD/DM कॉलेज मुजफ्फरपुर के हिंदी विभाग में पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं और विशेषकर 90 के दशक से जितने भी ख्याति प्राप्त प्रकाशन हुए हैं पत्रिकाओं के, उनमें छपती रही हैं और साहित्य जगत को समृद्ध करती रही हैं, जिनमें हंस है, वागर्थ है, पाखी है, समकालीन भारतीय साहित्य है, युद्धरत आदमी है। इसी तरह से और दैनिक जो समाचार पत्र है उनमें भी इनकी सक्रियता हमारे लिए प्रेरणा बनी रही है। इनके कुल 4 कविता संग्रह है, 3 कहानी संग्रह और आलोचनात्मक पुस्तकें 3 उपलब्ध हैं और 2 प्रकाशनाधीन हैं। साथ ही इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2012 में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में। इस प्रकार आज हमारे बीच प्रोफेसर पूनम सिंह के रूप में एक ऐसी हस्ती शामिल है जिन्होंने अपने राज्य, देश और साथ ही विश्व को भी अपने लेखकीय व्यक्तित्व से समृद्ध किया है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे सपाट बयानी में। हमारे साथ हैं युवा लेखिका के रूप में जानी मानी पंखुरी सिन्हा जी। आपके 2 कथा संग्रह ज्ञानपीठ से आ चुके हैं और 5 कविता संग्रह है। साथ ही इन्होंने कई पुरस्कार सम्मान भी अर्जित किए हैं, जिसमें कविता की राजस्थान पत्रिका का 216 का पहला पुरस्कार रहा। तो 2020 में कुमुद टिक्कू कथा पुरस्कार, 2019 में मथुरा कुमार गुंजन स्मृति पुरस्कार, इसी तरह से राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड 2013 में उन्होंने प्राप्त किया और पहले कहानी संग्रह कोई भी दिन को 2007 में चित्रा कुमार शैलेश मटियानी सम्मान भी प्राप्त हुआ। इस तरह से तमाम सम्मान प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने लेखकीय व्यक्तित्व को स्थापित अपने देश में तो किया ही है, साथ ही विदेशों में विशेषकर रूस, रोमानिया, इटली, अल्बेनिया, नाइजीरिया, इन जगहों पर भी अपना उन्होंने अच्छा परिचय बनाया है। और आज कहा जाए तो युवा लेखिकाओं के बीच इनके नाम को छोड़कर साहित्य जगत की कल्पना शायद नहीं की जा सकती है। पंखुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में साहित्यकार, पेशे से शिक्षिका लेकिन स्वभाव से साहित्यकार वंदना गुप्ता जी। आप की 2 कृति काव्य संग्रह अस्मिता की तलाश, मयूर पंख, ख्वाहिशों के, और इसके अलावा भी और भी काव्य संग्रह है और राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें इनकी कविताएं संकलित हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनका एक और परिचय है लेखकीय व्यक्तित्व के अलावा कि रंगमंच के क्षेत्र में निर्देशिका के रूप में सदा सक्रिय रही हैं सिलीगुड़ी में, और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से मैं समझता हूं अपने विद्यालय और अपने क्षेत्र दोनों को एक सृजनात्मक आयाम आपने प्रदान किया है। और विशेष सम्मान के रूप में हमारे लिए गर्व की बात है कि एथेंस में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में नए पाठक सम्मान एवं सुकरात संस्था एथेंस के द्वारा सुकरात स्मृति सम्मान से नवाजी भी गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हैं दिल्ली
फरीदाबाद से डॉक्टर रंजना सिंह जी, आप पेशे से शिक्षिका हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी हैं। आपने मृदुला गर्ग के कथा साहित्य पर शोध कार्य किया है। और हमारे साथ है शोध छात्रा शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अभी शोध कर रही हैं। इस प्रकार हम अपने मेहमान, अपने वक्ता, अपने पैनलिस्ट के परिचय के साथ अब कहानी की ओर बढ़ेंगे। और सबसे पहले कथाकार के द्वारा ही हम कहानी के मुख्य अंशों को सुनेंगे, जिससे कि कहानी का प्रयोजन हम कुछ समझ पाएं। कहानी के परिचय के रूप में विशेष रूप से इतना ही कहना है कि स्त्री सशक्तिकरण के प्रयास जिस दौर में तेजी से किए जा रहे हैं, उस दौर में सच्चे अर्थ में एक स्त्री हो, चाहे युवती हो, उसे करना क्या चाहिए, इसका बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही दूरगामी परिणाम लाने वाला संकेत कहानी में कर रही हैं कि अंदर की रोशनी से बाहर के अंधेरे को मिटाना है। अब यह अंदर की रोशनी को कैसे आजादी और आवारगी में भी फर्क करना सिखाया है आपने, यह काबिले तारीफ है। मैं और ज्यादा कहूं इससे अच्छा है हम स्वयं रचनाकार के द्वारा उनकी रचना खरपतवार के मुख्य अंशों को सुने। तो स्वागत है पूनम सिंह जी। जहाँ से यह कहानी शुरू होती है उसका प्रारंभिक अंश है, दिव्या और हमारे बीच बहनापा वाला आत्मीय रिश्ता शायद इसलिए बन गया था कि हम दोनों घर से भागी हुई बेटियां थीं। वह यूपी के गोरखपुर की और मैं बिहार के वैशाली की। आजू बाजू के सहोदर राज्यों वाला फीलिंग पहले दिन से ही हमारे बीच घर कर गया था और हमें लगता था कि दिल्ली जैसे महानगर में सरवाइव करने के लिए हमारा एकजुट होकर रहना जरूरी है। दिव्या आलोक धनमा की कविता की भागी हुई लड़कियों में से एक थी, जो किसी लड़के के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई खचाखच भरे जगरमगर स्टेडियम में पहुंची थी और मुझसे मिलते ही लिपट गई थी और कहा था उसने, घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। पहली मुलाकात में ही मैं दिव्या की मुरीद हो गई थी और मैंने भी अपना रहस्य उसके सामने खोलते हुए कहा था, खूंटे से बंधी पागुर करती गाय को सहलाती पुचकारती मैं भी अदृश्य में कहीं घोड़े की पीठ पर सवार थी। एक एड़ भर लगाने की देर थी जो मनीष ने लगा दी और हम दुलत्ती झाड़ते हिनहिनाते घोड़े पर सवार होकर यहाँ तक आ गए। हम एक दूसरे को बाहों में भरकर खिलखिला पड़े थे। तब से हमारी राहें एक हो गई थीं। हम साथ साथ चल रहे थे, छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आए कई हम सफरों के साथ। कहानी का प्रारंभ यहीं से इसी ढंग से होता है। यह कहानी दिव्या और माही के बीच अनेक संवादों, स्मृतियों और अंतर्द्वंदों के बीच विस्तार लेती है। तो इस कहानी का दूसरा अंश जो है वह मैं चाहती हूँ कि आपके सामने रखूं। दो सहेलियों के बीच का संवाद और उससे कहानी का विस्तार। इसमें एक पात्र आती है निधि, जो दिव्या की रिश्ते की भाभी लगती है। उसके भी कुछ सपने हैं, लेकिन सामंती परिवार द्वारा उसको किस तरह से तोड़ दिया जाता है उसका एक छोटा सा पाठ है। दिव्या का कंठ रूंध गया था। वह कह रही थी, निधि मेरे चचेरे ताऊ की छोटी बहू थी, साधारण घर की सुंदर सुशील लड़की, मुझसे 10-12 वर्ष बड़ी। उम्र का फासला होते हुए भी मुझसे सखी भाव था उसका। बहुत अच्छा गाती थी और उसके स्वर का आकर्षण ही मुझे खींचकर उसके पास ले जाता था। जबकि मेरी ताई को हम दोनों का छत पर टहलना और गीत गजलें गाना बिल्कुल नापसंद था। निधि भाभी अक्सर कहती थी, तुम्हारे सौरभ भैया बिल्कुल जड़ प्राणी है, अपनी माँ की तरह। तू आती है तो अच्छा लगता है दिव्या, पिंजरे की बुलबुल तेरे सामने गा तो सकती है। और वह गाने लगती थी, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसके भीतर भी एक सपना था। वह सपना जहां टूटता है उसके बारे में एक संकेत।
निधि का पति मर जाता है और वह एक शायर की तरफ मुखातिब होती है जो बेरहमी से सामंती परिवार द्वारा मार दिया जाता है। उसके बारे में दिव्या कहती है, निधि भाभी के कमरे में डायरी के पृष्ठों में खुली कलम की नींव दबी पड़ी थी और रोशनी के हर ओर जगमगा रहे थे। वह एक काल रात्रि थी और उसी रात तिनबगिया पोखर की जलकुंभियों के नीचे निधि भाभी की जिंदगी की सांसें बिना किसी हलचल के थम गई थी। निधि ने लिखा था, अपने उदास साज पर तुम्हारी गजल गाना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं खुले समंदर पर बादलों की तरह झमाझम बरसना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। सरहदों से परे मुक्त आकाश की तरह, तुम्हारे अल्फाज की तरह। और सरहदों से परे जीने की इसी जीवित लालसा ने उसे जल कुंभियों में डुबो दिया था। उसका अंत इस ढंग से होता है। इसकी तीसरी बात जो माही और दिव्या के बीच का यह संवाद है, माही के जीवन में भी उसके पिता के घर का जो एक परिवेश है वह एक कर्मकांडी ब्राह्मण का है और उस कर्मकांडी ब्राह्मण के बारे मतलब अपने परिवार के बारे में वह कहती है कि मेरे पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। घटारो गांव में होने वाली हर मृत्यु को उत्सव बना देते थे। पूरे वर्ष हम दान की शैया पर सोते, दान के कपड़े पहनते, दान में पाए अन्न खाते, पीतल कांसे के बर्तन और वैतरणी पार कराने वाली बाछी हमेशा बेच दी जाती और पिता की धोती की भेंट कुछ और मोटी हो जाती। यजमान के घर मृत्यु भोज का सगुन उचारते पिता इस रूप में मुझे बचपन से ही बहुत निकृष्ट दिखते। एक परिवार ऐसा था कि पुत्र की उम्मीद में माँ की कोख ने 4 बेटियों को जना था, लेकिन पुरोहिती करने वाला कोई पुत्र वह नहीं पैदा कर सकी थी और इस अक्षमता के कारण ही पिता की आंखें माँ के लिए हमेशा अंगार बनी रहती और जिह्वा कटार। अंगार के छींटे और कटार की धार से हम बहने भी लहूलुहान होती थी। यह उसके घर का एक दृश्य था और इसी दृश्य में वह अपने लिए एक मुक्ति का द्वार खोलती है। वह आगे बढ़ती है, मैंने पहली बार पिता से उस समय राग ठाना जब पूरे सूबे में मैट्रिक में अव्वल आने के कारण मुझे छात्रवृत्ति मिली थी और आगे की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने पूरा जिम्मा लिया था। अखबार में अपना नाम और अपनी तस्वीर देखकर मेरे सपनों को जैसे पंख लग गए थे। मैंने पिता के सामने सिर उठाकर कहा था, मैं आगे की पढ़ाई सूबे की राजधानी पटना में करूंगी। आपको मेरा कोई भार वहन नहीं करना होगा, इसलिए मेरी राह मत रोकिए। और पिता आग्नेय होकर कहे थे कि देखो पंडिताइन, चेत जाओ, अभी टखने तक पानी में उतरी है तुम्हारी बेटी। और छोर अगर पसार देगी नदी में और छोर अगर पसार देगी नदी में डैने तो कहीं की नहीं रहोगी तुम। मैं आगाह कर रहा हूं तुम्हें, उसे ब्राह्मण कुल की रीति नीति बताओ। और वो भ्रिकुटी ताने क्रोध में पैर पटकते आंगन से बाहर निकल गए थे। उनके पांव की उसी धमक से निकला था मेरे लिए उस घर से बाहर निकलने का रास्ता। वह छोड़ती है घर और उसका एक निर्णय होता है, वह मनीष के साथ दिल्ली जाती है। लेकिन मनीष भी उसे जिस तरह से एक मनीष के बीच की दूरी जो उसके साथ आती है, उसे उसने कहा है कि मनीष तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने दिल्ली दूरदर्शन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स में चला गया था। लेकिन यह जब आती है यहाँ तो क्यों आती है? क्योंकि पिता ने विद्यापीठ गया के पीठाधीश्वर श्री मुकुल चंद शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र से मेरी शादी तय कर दी थी और यह विवाह तय होना सुनिश्चित हो गया था। तो वह कहती है, घर छोड़ते हुए कहती है, क्षमा पिता, आज मैंने आपको कन्यादान के अधिकार से वंचित किया। मैं भोग्या नहीं, वस्तु नहीं, वेद विद्यापीठ के भावी पीठाधीश्वर की परिणता भर होना मेरी नियति नहीं। मैं अपनी ऊर्जा से आलोकित होना चाहती हूँ, इसलिए जीवन जीने के हक के लिए आपकी अवज्ञा करके भी आज मेरे भीतर कोई अपराध बोध नहीं। क्षमा पिता, क्षमा। यह उसका अंतिम डायलॉग है पिता के घर से निकलते हुए। वह घर छोड़ती है। एक निर्णय के साथ ये दोनों लड़कियां जिस तरह से घर छोड़ती हैं उसका छोटा छोटा पाठ है। लेकिन एक छोटा सा पाठ मैं करना चाहती हूँ नाट्य विद्यापीठ के थिएटर के परिवेश का, क्योंकि ये दोनों मध्यवर्गीय परिवार की सामंती परिवार के जकड़न से मुक्त होती हैं। लेकिन वहां का परिवेश
के भीतर, इनके भीतर जो अंतर्द्वंद होता है उसको लेकर थोड़ा सा चित्र है कि हम नए उत्साह से भरकर अपने काम में तल्लीन हो जाते थे। वहां रहते हुए जीवन के बहुपक्षीय होने के कई अनुभव हमारी अनुभूतियों में समा रहे थे। वहां का वातावरण इतना खुला और आचरण इतना उन्मुक्त था कि कभी-कभी हमारी कुंठा उस उन्मुक्त परिवेश से हमें बिल्कुल अलग थलग कर देती थी। वहां रहते हुए हम आजादी और आवारगी की एक नई जमीन पर पैर टिकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परंपरा पोषित एक दब्बू संस्कार हमेशा हम पर हावी होता था और हम दोनों अपने भीतर के बोझ से थरथराने लगते। वहां परस्पर विरोधी बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर वह कहती है कि वहां सबकी निजता सार्वजनिकता की आंखों से होकर गुजरती थी और देखा हुआ कुछ भी कहीं टिकता नहीं था। लिव इन के रिलेशन खुले रिश्ते खुलेआम थे, लेकिन उसमें किसी पर किसी को कोई बंदिश नहीं थी। वह भी कलाकार की मुक्ति का एक द्वार था। यौनिकता, सूचिता जैसे प्रश्नों का जड़ों से उन्मूलन करने की दिशा में इसे कलाकार का माइग्रेशन या विस्थापन कहा जाता था। ये तर्क थे या कुतर्क हम नहीं समझ पाते थे। हमारा मन भय और उम्मीद की दो अतिवादी छोरों के बीच हर समय संकित और भयभीत रहता था। और फिर वह किस तरह से आगे बढ़ती है कि मतलब एक खुला वातावरण और उसके बाद अपने व्यक्तित्व का गठन वह साथ साथ होता था। समय अपने प्रवाह में था और हम उसके प्रवाह में। अपनी प्रकृति और अपने कसवाई मन मिजाज को बदलने में हमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन परिवेश की संगत का असर और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव धीरे धीरे हम पर तारी होता गया। स्त्री जीवन की नियति को जीने की कला के रूप में रूपांतरित करना हमने थिएटर की दुनिया में बखूबी सीख लिया था। और उसके बाद फिर जीवन का वह सब भी देखती है वहां, जहाँ की उसे दिखाई देता है कि एक पूरा ये जो है तंत्र जो है पुरुषवादी सोच का, कि वह जकड़ने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि मनीष जो उसके लिए एक स्पेस देता हुआ उसे ले गया था, उसके प्रेम का एक संबल बनकर उसके साथ खड़ा था, वह भी अंत में कहता है कि अब मैं टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी में कार्यक्रम अधिकारी की अच्छी खासी नौकरी पा चुका हूँ। कब तक तुम मुझे वीकेंड में 50 किलोमीटर दौड़ाती और तरसाती रहोगी? तुम थिएटर क्रिटिक के रूप में अपना भविष्य तलाश रही हो ना, तो चलो मेरे साथ। पूरे दिन घर में बैठी फिल्में देखना और उसका पोस्टमार्टम करना। फील्ड में जाकर कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो तुम्हें करनी नहीं माही। फिर इस नकली मायावी लोक में समय बर्बाद करने से क्या फायदा? मैं अवाक उसे देखती रह गई थी। यह कैसी घेराबंदी है उसकी। मेरे सपने, मेरा गंतव्य, मेरी इच्छा आकांक्षा कुछ भी नहीं। सारा निर्णय एक तरफा। क्या अपनी इच्छा, अपनी जरूरत के साथ एक स्त्री के लिए पुरुष संरक्षण की अहमियत बताकर वह मुझे एक घर की चारदीवारी में कैद कर देना चाहता है? और यहाँ से एक विभेद की एक लक्ष्मण रेखा उन दोनों के बीच खींचती है। और फिर बीच में बहुत सारे प्रसंग हैं जिन्हें मैं छोड़ती हूँ, और दिव्या के साथ जो एक प्रेम प्रसंग बनता है मोहित का, वहां आती हूँ कि वह भुवन बनमाली जो एक खरपतवार का रंग संस्था का महानायक है और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से घरमुहा होकर वह लौटता है, अपने भीतर फटे समय की तुरपाई करता हुआ। जनजातीय कला संस्कृति विभाग के शोधार्थी आदित्य मांडी ने दिव्या से उसका परिचय कराया था। वह मांडी के साथ मिलकर आदिवासी जनजीवन पर एक वृत्त चित्र का निर्माण कर रहा है। बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी मारक हैं और वह उन्हीं मारक आंखों से दिव्या को घायल करता है। दिव्या उसके प्रेम में है, लेकिन दिव्या के भीतर एक कश्मकश है, एक अंतर्द्वंद है। वह कहती है कि मैं उसकी दिव्या से जब माही पूछती है कि वह खुशनसीब कौन है और क्यों तुम उसके साथ नहीं, मतलब, तो वो कहती है कि मैं उसके सपनों का गुनहगार नहीं बनना चाहती माही। वह अपने रंगकर्म से गांव कस्बों के अंचल को जागृत करना चाहता है। बिहार और झारखंड के दूरस्थ इलाकों में खरपतवार की कई शाखाएं खोलकर वह नाटक प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार कर रहा है। हमारे रास्ते बिल्कुल अलग है माही। यहाँ की बौद्धिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक जमीन से जुड़ी हमारी सोच, हमारे सपने कभी एक रंग एक रूप नहीं हो सकते।
वहां मेरे लिए एक अनदेखा भविष्य है, इसलिए वह नहीं जाना चाहती। और अंततः वह कब निर्णय लेती है उसके साथ जाने का, उसके पीछे भी कारण है कि वह थक जाती है ग्लैमर की इस दुनिया को देखते हुए। और तब वह सरोज की आत्महत्या और मी टू का प्रसंग, यह सब कुछ कहानी में आता है। और उसके बाद वह हाँफती सांसों के रास्ते आई आजादी को वह एक चेतावनी की तरह लेती है। और तब वह देखती है कि कहती है माही से कि माही, हमारा जीवन अभिनय के रंगमंच पर उठता गिरता एक पर्दा है। पर्दे के भीतर का सच हम सिर्फ हमारी परछाइयां जानती हैं। और यह परछाइयां जो देखती हैं कि मी टू की मुहिम में जो लड़की अगवा बनी, वह सिने स्टार होकर भी अंततः आत्महत्या करती है। तो दिव्या एक बड़ा निर्णय लेती है वापसी का, अपना सामान और अपनी इच्छित सपने समेटती हुई। माही उसे देखती रह जाती है कि वह माही को कहती है कि माही, धरती अपनी उर्वरता में हमेशा पुनर्नवा होती है, अपने भीतर उसकी उष्मा महसूस करना। और वह जाने लगती है, मुझे जाना होगा माही, अपनी कला का हर्जाना भरने। और वह लौटती हुई जो बात कहती है, दोनों का संवाद है कि भुवन और उसके बीच जो लैपटॉप पर एक संवाद होता है, जिसे दिव्या उसके सामने खोल देती है, माही के सामने। और उस संवाद को देखती है वह कि भुवन, मैंने तुम्हारे अभिनय में जिंदगी के कई शेड्स देखे थे, इसलिए तुम्हें अपना भविष्य बड़े पर्दे पर तलाशने के लिए कहा था। लेकिन तुम यशकामी कला के साधक नहीं हो। तुमने अपनी कला को क्रूर समय के भयावह यथार्थ से मुठभेड़ करते हुए साधा है। पैसा और ग्लैमर की दुनिया से बहुत दूर भोले भाले आदिवासियों के विस्थापन का दर्द लिए हमेशा एक गहरी बेचैनी में उनके जीवन को समझने और संवारने की लड़ाई लड़ते हुए तुम अथक संघर्ष के मोर्चे पर डटे हो। और तब वह कहती है कि तुमने कभी मुझसे कहा था, सांस्कृतिक माफियों के साथ कला की दुनिया में काम करना असंभव है मेरे लिए। मैं हूं तिनका भर खरपतवार, उनके लॉन की मिट्टी में गलीचे वाली हरी घास बनकर नहीं उग सकता। धरती पर सबके लिए जगह है, खरपतवार के लिए भी। तुम्हें अगर भी जब भी लगे पानी अथाह है और किनारा दूर, मुझे याद कर लेना दिव्या। और इसी एक वाक्य के द्वारा वह पलटकर अपना निर्णय लेती है, अपने जीवन का निर्णय लेती है। तो कहानी का अंत इस ढंग से होता है, दो सखियां हैं और दोनों के जीवन में दो पुरुष आते हैं। एक स्पेस देता है और एक स्पेस देकर फिर अपने को आबद्ध कर लेता है अपने पुरुषत्व में। तो इसके बाद पाठक जानेंगे कि मैं कहानी जो लिखी हूँ वह उस तरह से बन पड़ी है या नहीं। स्त्री के अस्तित्व का और अपने व्यक्तित्व का जो एक प्रश्न लेकर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाई हूँ, उसमें कहाँ उसका व्यक्तित्व उस रूप में ढल पाया है या नहीं ढल पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के मूल अंशों को इस कदर आपने प्रस्तुत किया कि यहाँ पैनलिस्ट के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान हुआ कि एक स्त्री का संघर्ष सच्चे अर्थ में कहाँ से शुरू होना चाहिए। स्त्री संघर्ष से संबंधित कई आंदोलन, कई रंग और तेवर को लेकर जारी रहे, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हो, किसके विरुद्ध हो, कैसे हो, इसका आपने सच कहा जाए तो एक जीवंत, जीता जागता और बहुत ही जमीनी प्रमाण प्रस्तुत किया कि पहला संघर्ष अपने पिता के विरुद्ध करें। कहानी में बात भी आती है कि इस तरह से कहने का साहस हम आज नहीं जुटा पाते। उषा किरण खान ने यह टिप्पणी की, जो आज की युवतियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और दूसरी ओर कहीं भी भटकाव, कहीं भी अंधानुकरण की दिशा में मूल्य के विघटन को भी जगह नहीं मिली। जब आपने यह कह दिया सरोज के प्रसंग में माही के माध्यम से कि एक तरफ आज़ादी और दूसरी तरफ आवारगी, और इसका परिणाम कहाँ ले जाता है,
और फिर कैसे एक स्त्री अपनी अस्मिता को बनाए रख सकती है, बचा सकती है इस सामंती परिवेश में। इसका मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी पाठ आपने रचा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के पैनलिस्ट पंखुरी सिन्हा जी को कि आप अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया इस कहानी पर प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद अजय जी, और धन्यवाद आदरणीय पूनम मैम को इतनी मुकम्मल, इतनी सशक्त कहानी के लिए। बधाई भी। ये कहानी आजकल में छपी और बहुत चर्चित रही है, ये हम सब जानते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, कई बातें हैं इस कहानी को लेकर। सबसे पहले तो भाषा, टुकड़े टुकड़े में पढ़ी तब भी उस भाषा टुकड़े में इन्होंने कहानी पढ़ी, लेकिन उसकी भाषा का जो सौंदर्य है वो फिर भी उभर कर आया। और जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको आकर्षित करती है वो जिस तरह से संवाद अपनी खूबसूरती में आपको खींचते हैं, चाहे वो नाटक की रिहर्सल हो, चाहे जो भी हो, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। अब उसमें एक रोमान भी है, एक उदास सा ही सही, लेकिन एक रोमान भी है जो आपको बांधता है और ये कहानीपन में बहुत इजाफा करता है। दूसरी बात, और भाषा बहुत संदर्भों के साथ साथ जो भाषा है वो बहुत उसको लेकर जीवंत है, हर संदर्भ को लेकर। और ये नहीं मैं कहूँगी कि भाषा अपने तेवर बदलती है, वो उसमें एक समता भी है, पूरी कहानी में वो एक जैसी है। फिर भी घटनाओं की उछाल के साथ, उनके तेवर के साथ साथ भाषा का प्रयोग बहुत सुंदर है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि संरचना, कहानी का जो स्ट्रक्चर है बहुत मीनिंगफुल और सार्थक है। वो सबसे बड़ी उसकी खासियत है कि वो शुरुआत भागी हुई लड़कियों के दिल्ली में इस तरह से मिलने से होती है, एकदम स्टेडियम की चकाचौंध है और इस वक्त सपने बुलंदी पे हैं और सब कुछ। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक में उनकी कहानी आती है कि दरअसल वे कौन है, किस माहौल से आती है, कहाँ से वे भागी है, क्यों भागी है, किस लिए भागी है। और वो सब हम जानते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम भागते हैं, लेकिन भाग कर भी हम कहाँ अपने माहौल से निकल पाते हैं, कहाँ वो मतलब जो हमारा पास्ट है, जो अतीत है, वो हमें नहीं छोड़ता। वो इसलिए नहीं छोड़ता, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी एक चरित्र या लड़की या किसी एक किरदार की बात ये नहीं है, ये हमारे समय की संरचना है। जिस पितृसत्तात्मकता से हम भागते हैं वो लगभग थोड़ी बहुत हर कहीं मौजूद है, और वो हमेशा आपकी कथा के रूप में आती है। और व्यक्ति भी अपनी कथा को कभी दफन तो नहीं कर पाता, वो हमेशा उसके साथ चलती है। हम सब उसी के बने होते हैं, जो हमारा अतीत है, जो हमें जिस तरह से पाला पोसा गया, जो हमारे जन्म की कथा है, इत्यादि इत्यादि। उससे हम माइग्रेट भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। फिर भी बहुत सी बातें यहाँ पे जुड़ी हैं। लेकिन ब्राह्मण घर में एक स्त्री की जो दमन कथा है, बहुत सशक्त उसका चित्रण है। और सबसे आयरॉनिकल ये कि माँ जिसने बेटे को जनने की चाहत की थी, जो उसका सपना था वो नहीं पूरा होता है, तो वो अपनी बेटियों को दोष देती है। यही नहीं कि केवल पिता देते हैं, माँ देती है। तो ये आयरनी स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी है। स्त्री मुक्ति की लड़ाई की सबसे बड़ी चुनौती यही है। इन्हीं चुनौतियों को दिखाने के लिए ये कहानी बहुत बहुत सशक्त है। और उसके बाद जो असल कहानी है, महत्वाकांक्षाओं के, सपनों के पूरे होने की कथा, महानगर के उस उन्मुक्त परिवेश में, जहाँ उन्मुक्तता तो है, और मैं कहूँगी कि जो छोटे शहरों की लड़कियां हैं उनकी अपनी कुंठाएं ही नहीं, उनका अपना बैकग्राउंड, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग ही नहीं, एक सीमा के बाद कोई भी उन्मुक्तता या कोई भी स्वच्छंदता कैसे उत्श्रृंखलता में भी बदलने लगती है, ये भी कई बार होने लगता है। हम सब जानते हैं कि फिल्मों की दुनिया में मीटू की भी बात आ ही गई, और तमाम चीजें, वहां पे भी शोषण का माहौल है, एक हल्कापन। इसमें एक वाक्य है कि दरअसल माही और दिव्या आपस में बातें कर रही हैं कि दरअसल हम अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं रहे, हम किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी के पांव में पाजेब की तरफ
की जगह पहिया बांध दिया है। तो ये पाँव में घुंघरू बांध कर नाचने का जो ख्याल है या जो उसकी वो जो एहसास है वो हर कलाकार को हर फील्ड में होता है, लेकिन वो कितना वशीभूत है किन तत्वों के, चाहे वो बाजार हो या निर्देशक है या बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कला की दुनिया को संचालित करते हैं, बहुत सी बातें। तो बहुत कुछ का इतना बड़ा खलेवर है, इतना बड़ा फलक है इस कहानी का कि एकदम से अभिभूत कर देती है ये आपको अपनी संपृक्तता में। ये मैं कहना चाहूँगी। कई किस्म के लोग एक जो सवाल जवाब का भी सत्र है उसमें कुछ मेरे सवाल रहेंगे। बहुत दिलचस्प चरित्र है, लेकिन एक जो चरित्र है जो शायद माही का प्रेमी है, जो किसी टेलीविजन की नौकरी में आ जाता है और उसके लिए ये संभव नहीं हो पा रहा है ये स्वीकारना कि उसकी जो पत्नी है या प्रेमिका है वो थिएटर से भी जुड़ी रहे और उसके घर में भी रहे। आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है? आखिर एक चुनाव क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि उसको कहा जा रहा है कि आप दिन भर बैठकर टेलीविजन देखिए और ये कीजिए, ऐसी बातें क्यों है? और आदर्श की एक चरित्र का सामने आता है। मैं कहूँगी कि ये आदर्श ही है जो नाटक के माध्यम से बिहार और झारखंड वगैरह के इलाकों में जागरूकता पैदा करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये पितारी सपना है और महानगर के रंगमंच की लकदक से अंततः उस लड़की को दूर ले जाता है और फिर वहां से सामान बांध कर जाने का उसका निर्णय भी बड़ी खूबसूरती से कहानीकार को भी सुना और एक पाठक को भी सुना। और अंत यदि संघर्ष घर में भी है, बाहर संस्कृति की अपनी दुनिया हो या बाजार की, जहां एक बहुत खूबसूरत बात आई है कि सांस्कृतिक माफियाओं के साथ एक अदना सा कलाकार संघर्ष नहीं कर सकता, टिक नहीं सकता और उसके पैरों के नीचे का वो खरपतवार भी बने नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? तो पुरुष के लिए तो संघर्ष की बात यहाँ आई, लेकिन वह पर्दे के पीछे है। लेकिन स्त्री के लिए इस संघर्ष के बीच एक रास्ता दिखता है, वह है प्रेम का। कहीं प्रेम सामंती शक्ल को धारण करता है और कहीं सच्चे अर्थ में प्रेम एक दूसरे की सृजनात्मकता को सुरक्षित रखने की दिशा में अलग भी हो जाता है, लेकिन अंततः दिशा वही मिलती है। खैर, फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं लेखिका शिक्षिका वंदना गुप्ता जी की ओर और आग्रह है कि आप अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। वंदना गुप्ता जी। आजकल पत्रिका में जून के अंक में ये कहानी छपी थी और इस कहानी को मैंने पढ़ा और वहीं से हमारा पूनम जी का परिचय शुरू हुआ। तो ये कहानी कहें कि मैं उनकी उस लेखन प्रक्रिया की बहुत कायल हुई। जब आज के दौर में जब रचनात्मकता का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, ऐसे में तामझाम फेसबुक की दुनिया से परे एक सच्चे साहित्यकार की तरह वो एक रचना का स्तर तलाश रही हैं और उसके लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं पूनम जी। कहानी की बात करें तो कहानी में सघनता लाने के चक्कर में जो लेखक हैं शिल्पगत, कथागत, भाषागत इतने प्रयोग करते हैं कि कहानी की जो संवेदना होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन पूनम दी जो कहानी को इतनी कलात्मक कौशल से रचती हैं कि उसमें एक सधापन दिखाई देता है, परिपक्वता दिखाई देती है, प्रवणता दिखाई देती है। तो कहानी चमत्कार पैदा करने की जगह जो है पाठक के मर्म को गहरे छूती है। इनकी कहानियां कथ्य शिल्प और नवीनता तथा मौलिकता के लिए पहचानी जाती है। अगर मैं कहानी के सरोकार और संवेदना में की तह में उतरकर उसके मूल बिंदुओं पर प्रकाश डालूं तो समाज में बेटियों के इर्द गिर्द जो ताना बाना बुन दिया जाता है, उन बंदिशों की साकल खोल दो स्वतंत्र चेता जो लड़कियां हैं माही और दिव्या अपने वजूद की तलाश में बिहार और यूपी के छोटे से शहर से भागकर थिएटर की दुनिया में अपनी जमीन तलाशती हैं और इस बात से आशंकित भी हैं कि अगर उन्हें जो है कामयाबी नहीं मिली, कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो लौटेंगी कहाँ। एक बहुत बड़ा सवाल जो है पूनम जी ने उन पात्राओं के माध्यम से रखा है कि हम चले तो जाते हैं लेकिन अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हमारे लिए लौटने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ये हमारे समाज की वास्तविकता है।
तो इस बात अगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो वो कहाँ लौटेंगी। वो एक दूसरे की हौसला अफजाई करती हैं। ये युक्तियां एक दूसरे से अपनी आप बीती भी साझा करती हैं। भागने के पीछे के घटनाक्रम को लेखिका ने जिस सूक्ष्मता और बारीकी से उभारा है और थिएटर की दुनिया में उनके संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है, वही पूनम जी के लेखन का सत्व है। मैं स्वयं कहानी लिखती हूँ, लिखने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि कितना मुश्किल होता है जो भीतर अव्यक्त होने के लिए उबल रहा है उसे पकड़ना और उसको फिर एक गढ़ना बहुत मुश्किल बात है। दिव्या उसको जुबान देना बहुत कठिन बात है। दिव्या बताती है कि किस तरह से पूनम दी ने इस कहानी को पढ़ा है, बताया है, लेकिन कुछ अंश जो शॉर्ट रूप में मैं भी रखना चाहूंगी जो उनके उधर से छूट गए हैं या कुछ उन्होंने कहा है, उसको भी मैं एक आवाज देना चाहती हूँ कि दिव्या बताती है किस किस तरह से उसके ताऊ अपनी बहू को घर के पीछे जो पोखर है उसकी जलकुंभियों में गाड़ देते हैं, मात्र इसलिए कि अपने पति के विवाह उसका पति जो है विवाह के 1 वर्ष बाद मर जाता है, और वो जो है एक शिक्षक, नवोदय स्कूल के एक शिक्षक जो उनके पोते को पढ़ाने के लिए आते हैं, वो उसके साथ अपने जीवन को जीने की लालसा रखती है। और इस घटना को जब देखती है दिव्या, तो इस घटना से उपजे मारक द्वंद्व की अनुभूतियों के कारण दिव्या जो है अपनी राह खुद तलाश करना चाहती है और इसलिए वो घर से बाहर निकलने का निर्णय लेती है। दूसरे स्तर पर ये जो कहानी है, माही के जो कर्मकांडी पिता हैं, वो पुत्र की आरजू में 4 लड़कियां के पिता बनते हैं, और उनकी जो सामंती सोच है, उस सोच के कारण वो अपनी पत्नी को जो है कोस कर, गरिया कर अपने काबू में रखते हैं। और दूसरी बात, जो अपनी उनकी पुत्रियां हैं, उनकी क्षमता को कुंद करने का भरसक प्रयास करते हैं। और जैसे कि बताती है वो दिव्या जैसे बताती है, माही जैसे बताती है दिव्या को कि उसकी जो बहन है वो जब कबड्डी की ट्रॉफी लेके पिता के सामने आती है तो उसकी जो खुली टांगों को देखकर उसके पिता जो है उसको बंद कर देते हैं, घसीट कर बंद कर देते हैं और 2 दिन खाना भी नहीं देते हैं। तो ये देखिए, ये स्थितियां हैं हमारे यहाँ कि वो इतनी प्रतिभावान लड़की है और तीनों बेटियों को जो है ब्याह देते हैं वो गले में पट्टा बांध कर दूसरे के घर की चाकरी के लिए। और जो उसकी तीसरी नंबर की जो बहन होती है, काफी इंटेलिजेंट होती है, और उसके बाद जो है उसका जो हश्र होता है, मानसिक स्थिति दी आपने जो वो दिखाया है, वो वास्तव में बहुत कि वो बच्ची वहां पर भी क्या बोलेंगे कि वो नहीं रुक पाती है, नहीं ठहर पाती है, और कहीं ना कहीं जो उसकी क्षमता कुंद होती है वो आत्महत्या कर लेती है, और उसको एक नई शक्ल दे दी जाती है कि मतलब उसने आत्महत्या कर ली है, एक नया जो है रूप उसको दिया जाता है। तो इस तरह से विरोध करती है माही भी अपने पिता का, और विरोध करने के बावजूद वो कॉलेज में एडमिशन लेती है और उसके साथ वो भाग आती है अपनी जमीन तलाशने के लिए। मनीष के साथ वो दिल्ली आती है और वहां अभिनय के साथ साथ थिएटर क्रिटिक के रूप में अपना कैरियर सुनिश्चित करती है, तथा मनीष के प्रेम और विश्वास का भावात्मक संबल पाकर वो अंतरराष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करती है। इतनी क्षमता होने के बावजूद जो हश्र होना था वो होता है कि मनीष उसकी सफलता पर देखता है और उसको कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम थिएटर कंपनियों के टूरिंग प्रोग्राम से लौटी हो, अपनी ख्याति और चमक में बौराई दिख रही हो। इतना उतावलापन ठीक नहीं है। माही जानना चाहती है कि वो क्या चाहता है, तो वो कहता है कि बस कुछ नहीं, बस यही मेरी जान की अपने की पाँवों में पाजे बांध लो, ताकि जब मुझसे दूर जाओ तो पता चले कि किधर जा रही हो। तो ये मनुष्य जो मनीष का पुरुषोचित एक तरफा निर्णय है, उसको सुनकर जो है माही अबाक रह जाती है कि वो एक साथी चाहती है, मनचाहा साथी चाहती है, मनचाहा कैरियर चाहती है। वो नहीं चाहती, अगर वो बंधना चाहती तो वो पिता के घर में ही रहती। लेकिन यही है कि हम स्त्रियों के लिए क्या राह है, क्या एक सवाल जो आपने पैदा किया है वो बड़ा क्या बोलेंगे, हर स्त्री को ये मतलब इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है अगर वो निर्णय स्वयं लेती हैं। तो वो एक सवाल है
दूसरा है अपने दूसरे छोर पर जो है माही है, तो उसे लगता है कि उसकी नजरों में मेरा सारा संघर्ष बेमकसद है और वो चाहती है कि वो मालिक नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसका जो पति है वो साथी रहे, पति नहीं मतलब वो एक साथी चाहती है, वो नहीं चाहती है कि कोई उस पर शासन करे। और इस संस्था का जो जो दूसरी पात्रा है दिव्या, वो लोकरंग महोत्सव में खरपतवार संस्था की महानायक भुवन बनमाली से जुड़ती है और अपनी अस्मिता की तलाश में उसके पास लौटती है। वह माही से कहती है, जो आपने कहा कि माही धरती अपनी उर्वरता में हमेशा पुनर्वा होती है और अपने भीतर उसकी उष्मा महसूस करना आज मेरी जिंदगी का अंतिम निर्णायक क्षण है। मुझे जाना होगा माही, अपनी कला का हटाना करने। उसे लगता है कि वो भुवन बनमाली के साथ अपने हिस्से की जमीन शायद तलाश कर पाएगी। अंततः मैं कहना चाहूंगी कि कहानी का सिर्फ फलक ही बड़ा नहीं है, अपितु कहानी में स्त्री मुक्ति, स्त्री अस्मिता, स्त्री स्वतंत्रता जैसे संदर्भों पर कई सवाल खड़े करती है ये कहानी। और मी टू के मुद्दे को भी संकेत में रखा गया है। कहानी की भाषा में गत्यात्मकता के साथ साथ भावों की सघनता है और कहानी का मुख्य जो सरोकार है वर्तमान समय का जो क्रूर परिवेश है। हम स्त्रियां निकल तो जाते हैं लेकिन उस परिवेश की आंधी में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है, जो आपने इस कहानी में संकेत के रूप में दिया है। फिर सामंती उत्पीड़न की चुनौतियों के बीच स्त्री मुक्ति की राह को दर्शाना जो आपकी कहानी का प्रयास है, उस व्यथा परिस्थितियों और संदर्भों को उकेरना जिसको दिव्या जैसी अनेक युवतियां झेल रही हैं। दो स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व की पीड़ा संघर्ष को उभारती यह कहानी समाज के रूढ़िवादी, पुरुष वर्चस्ववादी, सामंतवादी उत्पीड़न जैसे मसलों की ताकीद करती है। स्त्रियां आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी पुरुष प्रधान सत्ता के जाल से अभी भी मुक्त नहीं हो पाई हैं। लेखिका की विशेषता है कि वो पात्रों के भावात्मक स्पंदन और पात्रों के स्वभाव की सूक्ष्मता या सूक्ष्म तंतुओं को बड़ी बारीकी से उकेरती हैं और उनके मन के सूक्ष्म स्पंदनों के महीन जो सिरे हैं उनको बारीकी से पकड़ती हैं और जो केंद्रीय भाव हैं उसको पकड़ने के लिए गहराई में उतरती हैं। पहली बात तो यह है कि कलात्मक सौंदर्य के साथ साथ कथ्य की संवेदना के प्रति पूरा का पूरा न्याय करने में जो सफलता अर्जित की है कथाकार ने, वह अवश्य ही कथा जगत की एक उपलब्धि है। सवाल मैं रखना चाहूँगा कि स्त्री संघर्ष तो है, लेकिन संघर्ष की अंतिम जो राह है मुक्ति के लिए संघर्ष में, वह कहा जाता है कि साथी की तलाश करती है, प्रेमी या पति की नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्यों पुरुष साथी? माही क्या उसका साथ नहीं दे रही है? उसे ऐसा कौन सा साथ चाहिए था दिव्या को जो भुवन ही दे सकता था, माही क्यों नहीं? इसलिए कहीं न कहीं बात घूम फिर करके जिस पितृ सत्ता के बहाने हम पुरुष सत्ता की बात करते हैं, भले यहाँ वह पुरुष अभी साथी के रूप में दिख रहा है, जैसे कि मनीष कभी बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में दिव्या को दिखा था। तो यह जो बात एक आती है कहानी का प्रारंभ होता है बहनापा के साथ, कि स्त्री के संघर्ष को यदि बहनापा मिल जाए तो अवश्य ही उसके संघर्ष को एक सफलता मिलेगी। आगे चलकर कहानीकार ने इस सत्य को या इस संदर्भ को खंडित किया और कहीं न कहीं एक पुरुष में ही साथी को तलाशने या पुरुष में ही साथी को प्राप्त करने की संभावना जो दिखाई है, यह बहुत ही एक मैं समझता हूं कि एक विवादित पहलू हो सकता है। खैर, इस पर हम सुनेंगे कथाकार को। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच उपस्थित रंजना सिंह जी को। कहानी पढ़ने के बाद जैसे लगा कि हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए। शुरू से स्त्रियों की जो स्थिति हुआ करती है और अभी भी और जो आगे होंगी, हम तो बस अधर में लटके हुए, समझ नहीं आता कि स्त्रियां कहाँ जा रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पैरों में पायल बांध ले बंधन की तरह या फिर पहिया, दोनों ही उपाय नहीं है।
पायल बांधना नहीं चाहती, उससे जकड़न महसूस होती है, लेकिन पहिया बांध के क्या माही और दिव्या खुश है? ये सवाल उठता है कि मैम क्या करे, एक लड़की क्या करे, वो क्या बने? सरोज जो आगे बढ़ के मृत्यु हो जाती, या वो तीसरी बेटी जो तीसरी बहन होती है जिसने आत्महत्या कर ली? क्यों कर ली? बाकी 3-4 बहनें हैं, मैम ने दिखाया बहुत अच्छे तरीके से। 2 बहनों ने समझौता कर लिया, बहुत अच्छे से शादीशुदा जिंदगी वो व्यतीत कर रही है। तीसरी ने बहुत लंबी उड़ान भरने की ख्वाहिश मन में मतलब की, और वो पूरी नहीं हो पाई, और वो कहते हैं, उन्होंने लिखा हिस्टीरिया का शिकार हो गई और फिर उसने आत्महत्या कर लिया। तो क्या सरोज बनना वहां भी आत्महत्या है, और यहाँ तीसरी बेटी वो भी आत्महत्या है? तो ये विविधताओं से भरा हुआ जो उन्होंने, ये जो एक कथा की बुनावट है, इतनी इतनी सघन है कि वो जो चादर बनती है, जो चादर उन्होंने बनाया है, उसमें सभी तरह के रंग, वो चाहे दिव्या हो, ठीक है, दिव्या और माही, ये तो वो लड़कियां हैं जो अभी की लड़कियां हैं, जो निकल पाती हैं, जा पाती हैं, और चकाचौंध की दुनिया या हमारे आधुनिक जिंदगी को जी पाने का एक जो लालसा है, उसको पूरी करने की जो ख्वाहिश है, वो भी कर पाती है। लेकिन वो दोनों बहनें जो ससुराल चली गई, उन्होंने नहीं सपने देखे। या वो सरोज जो इतना सब कुछ देखते हुए अंत में क्या करती है? तो तरह तरह की जो औरतें, और ये पंडिताइन, उनकी जो माँ है, उनको पंडिताइन सुनने पर, वो सुनने का भाव जो है, सभी दोष को, पति के सभी दोष को और सभी उनके अवगुणों को ढक देता है। क्या संतुष्टि मिलती है पंडिताइन? बस ये सुन लिया और सब कुछ अच्छा हो गया। निधि, हमने निधि को भी देखा कैसे उसकी हत्या कर दी गई। क्या प्रेम करना गुनाह हो गया उसके लिए? लेकिन वही प्रेम कौन करती है? फिर दिव्या करती है, और फिर चली जाती है। तो क्या मैम यहाँ पर जो खरपतवार जो नाम आपने कहानी का दिया है, क्या उसी के माध्यम से इस समाज का उद्धार होगा, या इन पूरी लड़कियों का? जो उन्होंने कहा सांस्कृतिक माफिया के उसे चंगुल में फंसना नहीं चाहता था भुवन, इसलिए वो नहीं गया, लेकिन अंत में आ जाती है कौन? दिव्या भुवन के साथ। और सर का ये जो सवाल है कि क्या पुरुष जो है होना आवश्यक है उद्धार के लिए, एक स्त्री के उद्धार के लिए? तो ये कश्मकश की कहानी है, और ये द्वंद की कहानी है, और ये सभी रंगों की कहानी है। तो मुझे मौका देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। समय चूंकि कम है सर के पास, जी जी, मैं बहुत जल्दी से कहना चाहती हूँ बस 2 वाक्य कि जी। पुरुष उद्धार के लिए जरूरी नहीं है, पुरुष एक परम मित्र की तरह जरूरी है। अगर परम मित्र बन जाए तो फिर जी, तो सहसा परम मित्र बन ही जाता। ये मनीष रंजना कैसे जी, बदल गया? पंखुड़ी जी अपना रख रही हैं, अपना जवाब रख रहे हैं कि पुरुष साथी मतलब के रूप आगे में यहाँ चाहिए। तो उधार ही देखा जाएगा ना, मनीष इसीलिए कैसे बदल इसीलिए गए? मैंने एक सवाल रखा कि क्या हाँ, माही वह मित्र, वह साथी प्रमाणित नहीं हो क्यों नहीं सकती हो थी, सकती? लेकिन नहीं हो पा रही है। खैर ये सवाल जाएगा। और बारी दूसरा, कहा जाए हाँ जी, दूसरी कहना बात आप चाहती पंखुड़ी जी आप दूसरी जी, बात क्या रखना चाह रही थी, रख दीजिए। और वो ये कि मैत्री और प्रेम में अंतर है। प्रेम बिल्कुल, वो में तो पता। सबसे सुंदर जी प्रेम वो होता है जहाँ दोस्ती होती है, लेकिन उस प्रेम, उस मैत्री और एक अलग मैत्री, तो जैसे अगर हम बहुत बड़ा फलक ले लें तो हम जेंडर की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर गे रिलेशंस आएंगे वगैरह वगैरह। मेरे कहने का मतलब है क्या हो कि जो गया? एक स्त्री की बेटर हाफ इज अ बेटर से अपेक्षाएं हैं, या जो उसकी चाहत है, जो एक ऑर्गेनिक चाहत है ना, वो दूसरी मैत्री में मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है ना। जी वो जो जिसको हम अनुवाद इसका बाद में करेंगे, लेकिन जो अंग्रेजी के कुछ क्लीशेज हैं, बेटर हाफ, सोलमेट इत्यादि इत्यादि, तो ये इनका जीवन में अलग रोल है, अलग भूमिका है, मैत्री की अलग भूमिका है। जी लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने सिंगल रहने का निर्णय लिया, बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने सिंगल रहने का निर्णय लिया। ये बात अलग है, ये एक्सेप्शंस है, ये अपवाद हैं। और हम मैरिज या कॉमन लॉ इंस्टीट्यूशन, जो भी हम उसको कह लें,
जिनको अब कानून भी स्वीकार करता है, तो उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते इस तरह से कि वो हमारे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है या नहीं। कला में ये बहुत बड़ा सवाल है और जरूर उठेगा, और बहुत सुंदर विमर्श इसका जवाब हो सकता है। लेकिन यह है कि ये इंस्टीट्यूशंस हमेशा बाधा ही क्यों बनने लगते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या लिव इन या जो भी है। तो स्त्री विमर्श के संदर्भ में ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन एक स्त्री की प्रेम की चाहत तो ऑर्गेनिक है ना, वो बिल्कुल सहज है, और कि उसके बेटर हाफ से उसको वो साथ मिले जो वो चाहती है, और यही संघर्ष की कथा बनती है, क्योंकि स्त्री वो चाहती है, और स्त्री जब तक चाहेगी तो जरूर क्रांतियां करेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ। जी, अब हम प्रियंका श्रीवास्तव को सुन लें, उसके बाद मैडम के पास चलेंगे। नमस्कार पूनम मैम, नमस्कार अजय सर। मैं इस कहानी में दिव्या और माही के माध्यम से स्त्री प्रतिरोध के स्वर को देखती हूँ। दिव्या अपनी भाभी को वैवाहिक जीवन में अपने सपनों से समझौता करते हुए देखती है, और विधवा जब हो जाती है, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना चाहती है, तो उसे मार डाला जाता है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर पड़ता है कि वो अपनी भाभी के अनुभव को अपने जीवन का अनुभव कहीं ना कहीं बना लेती है, और इसीलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर परिवार को छोड़कर भागती है। दूसरी ओर माही को देखें तो माही का घर पंडित के परिवार में हुआ है, जहाँ वो ये तीसरी या चौथी संतान है, ऊपर से स्त्री होने के कारण अनचाही भी है, तो परिवार में उसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट या नहीं मिला, वो खुद को उपेक्षित महसूस करती है। अपनी बड़ी बहन को वो देखती है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी होने के बावजूद उसका विवाह उसके पिता द्वारा करा दिया जाता है, और वहां भी वो अपने सपनों को मारकर जी रही है। अपनी माँ को देखती है जो पिता के द्वारा बड़े ही उपेक्षित है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो विवाह की जगह अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लेती है, और इसलिए वो भी घर छोड़कर चली जाती है। तो एक सच्चाई यह तो जरूर है कि विवाह कहीं ना कहीं स्त्री के आगे बढ़ने में बाधा की सृष्टि करता है, ये तो एक सच बन जाता है। और सपने और परिवार में अगर आज अपने सपनों को पूरा करना है, तो जो तरीका यहाँ अपना रही है नायिकाएं, वह एक तरीका हो सकता है, लेकिन वही एकमात्र तरीका हो ये जरूरी नहीं। इसलिए मैं इस कहानी को प्रतिरोध की कहानी के रूप में देखती हूँ, लेकिन बावजूद मैं इसके एक पहलू को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिव्या भाभी के अनुभव को अपना अनुभव बता रही है, उसी को अपना अनुभव बना ले रही है, लेकिन उसका परिवार उसको लेकर क्या सोच रहा है, या फिर अपने सपनों को लेकर उसके परिवार की क्या पृष्ठभूमि रही, या वहां कोई बातचीत और संवाद देखने को नहीं मिलता है। वो सीधे निर्णय लेती है और भाग जाती है। दूसरी ओर माही की बात करें तो जरूर उसकी दीदी के संग जो घटना घटती है, कहीं ना कहीं उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर पड़ा है, और उसे भी लगता है कि उसके सपनों को पूरा होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई के संदर्भ में हम देखें तो जब पढ़ाई की बात आती है, तो वो अपने पिता के सामने बड़ी ठसक से अपनी बात रखती है कि उसे पढ़ने के लिए पटना जाना है, और उस समय उसके पिता केवल इतना कहकर चुप हो जाते हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं कि ये कुल बोरन निकलेगी, लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये बनता है कि जब विवाह की बात आती है, तो उसी ठसक के संग वो संवाद क्यों नहीं करती है? उस समय भागने को ही एकमात्र उपाय क्यों मान लेती है? भागना अंतिम उपाय हो सकता है, पलायन अंतिम हमारे पास अंतिम रास्ता हो सकता है, लेकिन शुरुआत में संवाद मुझे लगता है वहां होना चाहिए था, जैसा कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर करती है। दूसरी चीज मैं देखती हूँ कि जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने परिवार को भी, दोनों नायिकाएं छोड़ रही है, और अपने प्यार को भी छोड़ रही है, और सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। तो यहाँ भी एक प्रतिरोधी रवैये को मैं देखती हूँ। लेकिन साथ में सरोज की आत्महत्या का एक प्रसंग जुड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि सपनों की डगर पर हम अगर चले तो भी हमारे सपने पूरे हों, ये सपने पूरे होने के संग जीवन को अपनी शर्त पे जीने की छूट नहीं मिल जाती है। जबकि वो जहाँ काम करती है या जहाँ भी वो लोग रह रही है, उसके बारे में जब बातचीत करती है, तो जो संदर्भ आते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी अलग होती है। तो ये कहानी का एक मजबूत पक्ष मुझे लगता है कि स्त्री घर से तो पलायन कर सकती है, लेकिन जहाँ काम करने जाएगी उस संस्था में भी उसके साथ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले। तो क्या वहां से भी उसे पलायन कर जाना चाहिए? क्योंकि बचे रहने का तो यही एक बचे रहने का उपाय नजर नहीं आता। मैं प्रियंका को यहीं रोकना चाहूंगा।
और आगे 2-3 सवाल है, सिर्फ सवाल रखने के लिए मैं कह रहा हूँ वंदना जी को, ताकि हम लोग 5 मिनट का समय है फिर कथाकार को सुन पाए। जी ये सिर्फ सवाल मैं ये कहना जी एक डायलॉग है इसका कि क्षमा पिता, आज मैंने आपको कन्यादान के अधिकार से वंचित किया है, क्योंकि मैं भोग्या नहीं, वस्तु नहीं, वेद विद्यापीठ के भावी पीठा स्वर की परिणता भर होना नहीं है मेरी नियति। मैं अपनी ऊर्जा से अलौकिक होना चाहती हूँ, इसलिए जीवन जीने के हक के लिए आपकी अवज्ञा करके भी आज मेरे भीतर कोई अपराध बोध नहीं है। क्षमा पिता क्षमा। मैं पूछना चाहती हूँ कि पूनम दी, वे कौन से दबाव और तत्व थे जिसने आपको ये कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया? मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कहानी में एक सिगरेट वाला प्रसंग आता है, और सिगरेट वाले प्रसंग में हम यह देखते हैं कि सरोज जो है वो सिगरेट पीने को कहती है कि पितृसत्ता के गठ को ढाने जैसा मानती है, और दिव्या को भी सिगरेट पीने के लिए प्रोत्साहित करती है, और दिव्या भी सिगरेट पीती है, और वो भी सोचती है कि कहीं ना कहीं पितृसत्ता के गठ को ढा रही है। दूसरी ओर माही के प्रसंग में देखें तो पहली बार वो मनीष के संग सिगरेट पीती है, लेकिन वो सिगरेट को अपने नोक से, ये पैर के नोक से दबा देती है, और उसके मन में ये विचार आते हैं कि उसके पिता ने कहा था कि वो कुल बोरन निकलेगी, और माँ की तरह लाके उसके सामने आ जाती है। लेकिन दूसरी बार जब अविनाश उसे सिगरेट देता है तो वो सिगरेट पीती है, और अविनाश उससे पूछता है कि क्या पितृसत्ता के गठ को नहीं ढाना, तो सिगरेट पीती भी है और मन ही मन ये तर्क भी देती है, अपनी खुद से बात करती है कि मैं कुल बोरन हूँ। तो ये जो प्रतिक्रिया है प्रतिरोध की दिशा में, ये जो प्रतिक्रिया है, ये कहीं ना कहीं प्रतिरोध के स्वर को दूषित कर रही है। दूसरी ओर मैं जो ये महसूस करती हूँ कि ये एक प्रतिक्रिया रही उसकी, और इस प्रतिक्रिया को क्या आज के स्त्री विमर्श में या फिर स्त्रियां कहीं ना कहीं पितृसत्ता के तर्क को मजबूत नहीं कर रही है, जो ये मानता है कि स्त्री को अगर छूट दिया जाए तो वो मतलब बिगड़ेगी ही, और कहीं ना कहीं यहाँ वही चीज नजर आ रही है। दूसरी चीज जो मैं महसूस करती हूँ कि ये जो एक स्त्री मानसिकता बन रही है, क्या आज की स्त्रियों की ये मानसिकता नहीं है कि पुरुष की बराबरी में पुरुष जो करता है वही करने में, वो ये नहीं समझती कि वो पितृसत्ता को चुनौती दे रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? आपने अच्छी जगह पर उंगली रखी है। दरअसल इस कहानी का जो एक परिवेश है थिएटर की दुनिया का, उस थिएटर की दुनिया में जब माही और दिव्या जाती हैं तो उनके भीतर एक परंपरा पोषित मानसिकता है, वो एक अनुकूलित मानसिकता जो गांव घर की लड़कियों के साथ होता है। तो वो कस्बाई शहर से जाती हैं और सीधे महानगर में जाती हैं, तो वहां जाने पर एक अंतर्द्वंद हर चीज में उनके भीतर होता है। वह प्रतिक्रिया मैं नहीं कहूंगी, हर चीज को तौलती हैं अपने पीछे के जीवन से और अपने वर्तमान के जीवन से, और बहुत कुछ ऐसा अजूबा संसार भी उनकी आंखों के सामने खुलता है, जहां वो देखती हैं कि स्त्री पुरुष बिल्कुल समकक्ष होकर बिना किसी पाबंदी, बिना किसी वर्जना, बिना किसी कुंठा के एक तरह का सहजीवन जीते हैं। तो वैसी स्थिति में उनके भीतर अच्छे बुरे को लेकर एक द्वंद जो है, जिसमें वो कहते भी हैं कि वो कहते भी हैं कि हमें पहली बार वहां तमाम तरह की परस्पर विरोधी चीजें देखने को मिल रही थी, और हम उसे देखे हुए को अच्छे या बुरे होने पर कोई आसान टिप्पणी नहीं कर सकते थे। तो यह एक बड़ी बात है कि वहां निजता जो सार्वजनिकता की आंखों से गुजरती थी, सबकी निजता सार्वजनिकता की आंखों से गुजरती थी, और उसका कोई इफेक्ट किसी पर होता भी नहीं था। जैसे लिव इन रिलेशन का जो था, लिव इन में रहते हुए भी कौन किसके साथ रह रहा है और कब किसकी मानसिकता किससे टकरा रही है, और फिर अपने लिए वो दूसरा रास्ता अख्तियार। तो यह तो वर्तमान का एक परिवेश जो महानगर का है वह बिल्कुल उस ढंग से है, और कस्बाई लड़कियां जब वहां पहुंचती हैं तो ये सारे परिवेश के साथ उनके भीतर की मानसिकता का, परंपरा पोषित संस्कार का एक टकराव होता है, और टकराव से जो अंतर्द्वंद आता है उस जगह पर ही कुलबोरन शब्द को लेकर माही के भीतर भी है कि वह मनीष के साथ पहली बार कश लेती है सिगरेट का, और उसके भीतर एक ही होता है, पिता का चेहरा सामने आता है, एकदम आग्नेय चेहरा,
और जो माँ को कह रही है कि तुम्हारी बेटी कुलबोरन निकलेगी। और तब भीतर से लगता है माँ की छलछलाई आंखें भी साथ साथ आती हैं और वो सिगरेट फेंक कर जूते के नोक से उसको मसल देती है। और पुनः जब वहां लगता है कि थिएटर की दुनिया में भीतर की कुंठा को तोड़ने का एक तरीका यह भी है कि स्त्री पुरुष साथ, हर तरह से साथ हो, उनके भीतर कोई कुंठा, कोई वर्जना नहीं हो, न तो मतलब अपने रहन सहन को लेकर, न खान पीन को लेकर, न पहनावा और किसी तरह के को लेकर। तो वो एक खुला परिवेश जो है, जिसके कारण अपने भीतर जब वो नोक से उसको मसलती है तो खुद को कहती कि नहीं, मैं कुलबोरन नहीं हूँ। वह उसका परंपरा पोषित वही मानसिक संस्कार है। और जब वो कहती है उसके अविनाश के देने पर सिगरेट दूसरी बार पीती है, तब वो कहती कि हाँ, मैं कुलबोरन हूँ। तो यह एक निर्णय का भी क्षण है, एक साहस का भी क्षण है और एक परिवर्तित समय के साथ अपने को ढालने का भी क्षण है। मैं इसे इस रूप में देखती हूँ। और लड़कियों के भीतर ये होता है, 10 बार मन के भीतर उठा पटक मचती है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अंततः बाद में जो उनका निर्णय होता है वही उनका निर्णय रह जाता है। जी। अच्छा मैम, स्त्री प्रतिरोध की दिशा में आप इसे सही समझती हैं? स्त्री प्रतिरोध की दिशा में मैं तो इस कहानी को अस्मिता की खोज और व्यक्तित्व की खोज के रूप में ही लिखी हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में मैं इसे नहीं देखती कि किसी पुरुष को कमतर करने के लिए वो कोई पुरुषोचित मतलब उस तरह का कुछ ही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक मिनट अगर मुझे इजाजत दे, मैं केवल एक बात जरूर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात रखते जी। कथाकार का उद्देश्य आदर्श पात्र को खड़ा करना उस हद तक नहीं होता है जितना यथार्थवादी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स जिनकी जिंदगी में बहुत पेचीदगियां हैं। कल मैंने हम की शैली में इन लड़कियों के भागने वाली बात का वर्णन किया था, और वो आंशिक रूप से निराला का मैं की शैली अपनाई, वो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। और क्योंकि जब मैं किसी पात्र के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ तो मुझे या उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा सहूलियत होती है उसको समझने में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गलत तो है ही, और ये मुझे लगता है कि आशापूर्णा देवी कह चुकी हैं अपने वो जो 3 खंड के उनके क्लासिक्स हैं, प्रथम प्रतिश्रुति और सुवर्णलता और वकुल कथा, कि जिस आजादी को हमने इतनी मुश्किल से हासिल किया उसको आज की लड़कियां जो है वो शराब पीकर बर्बाद कर रही हैं। सही बात, अगर हम किसी भी चीज की अति कर दें तो बर्बादी होगी, लेकिन अगर आप कभी एक बड़ी एम्बेसी में एक ग्लास वाइन ले लें तो ये ऐसी खराब बात नहीं होनी चाहिए। ये सिगरेट भी उसी तरह, लत तो किसी भी चीज की खराब है, पुरुषों के लिए भी खराब है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि लेकिन ये होता है, ये कश का ट्राई करना, और बहुत सी लड़कियां चेन स्मोकर्स हैं, बहुत सी लड़कियां चेन स्मोकर्स हैं, दुखद है। कहते हैं कि लंग कैंसर का एक रास्ता है स्मोकिंग, है ना। हम सब जब सिगरेट का विज्ञापन देखते हैं तो उसपे एक वो रहता है, पहले एक लिखी हुई सिगरेट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, है ना। यहाँ एक बात मैं बंखुरी जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा कि सिगरेट का पीना ना पीना कहीं भी स्वास्थ्य की दृष्टि से इस प्रसंग को नहीं लाया गया, बल्कि संस्कृति की दृष्टि से और सामंती सोच के विरोध में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में है। सवाल तो रहेगा ही स्वास्थ्य का, इसीलिए संस्कृति उसको खराब करती है। अगर नहीं तो फिर संस्कृति ही उसको खराब नहीं कहती। संस्कृति तंबाकू को भी खराब कहती है, संस्कृति खैनी को भी। अभी हम खैनी पर पहुंच जाएंगे, जब हम दूसरी कहानी में जाएंगे तो हम खैनी पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन और हम जानते हैं कि महाराज ने खाया, तो क्या उनको हम कंपेयर कर दें? नहीं कर सकते ना। तो हम मैं अतीत से बातें कर रही हूँ, और चूंकि अब ये मैं की शैली अपनाई तो मुझे ऐसी व्याधियां नहीं है, लेकिन मैं भारी चहेड़ी हूँ, ये मैं कह दूँ। अभी हाल में मुझे भोपाल में एक नशाबंदी वाले कार्यक्रम में शिरकत का मौका मिला था, इसलिए मैंने ये कन्फेशनल कह दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृति उसको इसलिए खराब मानती है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए, नहीं तो वो नहीं। संस्कृति में रूढ़ियां भी है, संस्कृति सब कुछ हर समय तार्किक नहीं होती, लेकिन यहाँ है। एक बात मैं जोड़ करके आगे बढ़ूंगा रंजना जी की ओर, कि यदि वहाँ सिगरेट पीना
उसके लिए गलत माना जाता है। मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि मैं शराब पीऊँ। कई दोस्त बैठते हैं, साथ पीते हैं, लेकिन वहाँ हम थम्स अप पीकर लौट आते हैं। क्यों? तो पत्नी का दबाव है। जबकि संस्कृति यह कहती है कि जिस समाज में हम जाते हैं, एक बार नेपाली समाज में जाने को मिला विवाह के अवसर पर, तो लोगों ने कहा कि आप उठाइए ग्लास को, होंठ से मत लगाइए, लेकर घूमते रहिए और अंत में रख दीजिए, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से। तो यदि एक लड़की के लिए एक समाज में सिगरेट पीना वर्जित माना जाता है, तो हमारे जैसों के लिए पत्नियों का इतना दबाव रहेगा कि हम शराब की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम वहाँ संस्कृति विहीन हो जाएंगे। नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, साहित्यकार जो देखता है वही तो रचता है। तो इस तरह की जब कुंठाएं निकालने, मतलब जब उसके अंदर, लड़कियों के अंदर शहरी माहौल में जब एक तरह की कुंठा आ जाती है, तो वो उसको निकालने के लिए एक प्रयास तो करती हैं, ऐसा होता है। मतलब तो जो साहित्यकार देखता है वही तो रचता है ना। जी, अच्छा, अब हम लोग चल रहे हैं रंजना सिंह जी के पास। आप अपनी बात रखें, अपनी जिज्ञासा रखें, फिर हम आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात कि जो साथी माही को वो छोड़ देती है और भुवन के पास चली जाती है, तो यहाँ एक बात आ गई, प्रेम और मित्रता। वो तो पंखुरी मैम ने कल समझाने का प्रयास किया, पर मेरी बस एक ये जिज्ञासा है कि अगर जो समलैंगिक है, मतलब जो अभी हमारे समाज ने, हमारे कोर्ट ने भी उसको दे दिया है, तो वहाँ प्रेम है, वहां भी तो प्रेम है ना, वहां प्रेम है। और तो मैम बस ये पूछना था कि माही को कैसे झटके में छोड़ देती है वो दोस्त, जो उसके सुख में दुख में रात में वो उसके चेहरे, एक दूसरे के चेहरे को देखकर वो एक दूसरे की समस्या परेशानी जो पढ़ लेती है, वैसी दोस्त को तुरंत उसने एक झटके से छोड़ दिया। तो ये छोड़ कर जाना क्या उसकी पलायनवादी प्रवृत्ति है? क्या वो लड़ रही है या छोड़ के भाग रही है? क्योंकि फिर उसके भविष्य का क्या, जो उसने सपने देखे, दिव्या ने, माही ने एक साथ जब घर छोड़कर वो लोग आई थी, तो बहुत सारे सपने देखे थे, तो उन सपनों को तिलांजलि देकर वो निकल जाती है भुवन के साथ। क्या एक सुरक्षित, तो फिर तो वही बात आती है ना कि एक पुरुष चाहिए। शायद ये हमारी जो समाज की संरचना है वही ऐसी है रूढ़ कि उसको तोड़कर कहानी के पात्र भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा है कि वो माही को कैसे से झटके में छोड़ सकती है मैम, ये है। और वही मुझे लगता है कि वो, हाँ मैम बोलिए। मुझे तो नहीं लगता कि वो छोड़ कर गई है, क्योंकि जिस समय ये दोनों बिछुड़ रही हैं, उस समय यह निर्णय एक निर्णायक क्षण है जहां दिव्या अपने लिए एक निर्णय लेती है और वो सोचती है कि भुवन के साथ हर पतवार संस्था में वह अपने लिए भी एक स्पेस लेकर कुछ करने का हौसला रख सकती है, जो कि यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बहुत तरह से दमन है, शोषण है और ये है। तो क्योंकि भुवन ने भी उसे कभी दबाव नहीं बनाया, उसने कहा, अपने लिए जरूर कहा कि मैं गलीचा नहीं बन सकता ग्लैमरस दुनिया की और उनके लॉन की, लेकिन तुम्हें जब लगे कि अथाह पानी हो गया और कहीं किनारा नहीं मिल रहा, तो तुम मेरे लिए सोच सकती। ऐसी स्थिति में वह भुवन के साथ होने का फैसला करती है और लेकिन अपनी मित्र को नहीं छोड़ती बहुत, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताती है तो वो अपना पूरा लैपटॉप खोल देती है, अपने कपड़े समेटते हुए वो दोनों के संवाद उसकी आंखों से गुजरते हैं, माही के आंखों से, और तब माही देखती है कि उसके भीतर भी एक कसक है, क्योंकि अंतिम पंक्ति जो कहानी की है वह है कि मेल बंद करती हुई मेरी आंखों में बीते आषाढ़ का ठहरा पानी भर आया, आकुल व्याकुल इन आंखों से दिव्या की ओर देखती मैं सोच रही थी, गुजरे वक्त से बाहर एक राह होगी कहीं जाती हुई, जहां किसी का प्यार किसी के इंतजार में होगा। तभी तो दिव्या जा रही है, अपनी महत्वाकांक्षाओं और भीतर की सारी शंकाओं से मुक्त होकर, लेकिन ठहरे वक्त में जो छूट गया,
क्या वहां कोई इंतजार है? क्या वहां भी कोई इंतजार है? तो यह दर्द की एक तेज लहर मेरे भीतर उठी और धुएं की एक लकीर खींचती विलीन हो गई। तो यह जो कसक है अंतिम, वह मनीष के लिए है कि क्या वहां भी मेरे लिए कहीं कोई प्रतीक्षा है? हाँ, जी तो मैम, इस ये तरह तो से तो दोनों बहुत ओपन है एक दूसरे के साथ। हाँ, बस तो ये एक बात एक है, पुरुष जो जो हाँ, बस एक बोलिए। बात है मैम, ये भुवन जो है, भुवन का जो संसार है, वो हाँ, वहां कोई हाँ, प्रतिरोध, हाँ, वो बहुत सेफ जोन में नहीं खेल रहा, मतलब एक लगता है बहुत सेफ वो है, जब हम प्रतिरोध नहीं करेंगे या कुछ किसी बुराई के प्रति जब उसका विरोध नहीं करेंगे, फिर उसमें सुधार कैसे होगा? अगर हम बिल्कुल हट जाएं और नहीं तो कट वो जाएं भुवन के सुनिए, उसमें मैम। मेरे लिए यह हाँ, एक कहानी भुवन के लिए। आप हाँ जहाँ कहती हैं कि वहाँ प्रतिरोध नहीं है, सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ जोन में है। आदिवासियों, जनजातियों का जीवन आज जहाँ जहाँ जाकर वह जागृति फैलाना चाहता हाँ है, हाँ, वो जहाँ जाकर जानती वह उनके बीच एक एक संघर्ष कर, वह संघर्ष ग्लैमर की दुनिया से बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत कठिन संघर्ष है। इसलिए उसे दूसरा वो रास्ता संघर्ष अपनाना। में दिव्या जब उसके साथ होगी, हाँ हाँ, तो वो बहुत सेफ जोन नहीं, बहुत कठिन जोन में जा रही है, लेकिन उसने निर्णय लिया है। हाँ, मतलब एक रास्ते को उसने छोड़ा, मतलब एक तरफ जहाँ जो हाँ, सांस्कृतिक विघटन, जो ये आप वो वाला जो समस्या, पूरा एक हाँ, जो एक माफिया हाँ, है, तो सांस्कृतिक माफिया, सांस्कृतिक उससे वहां माफिया वो की नहीं वजह घुसता है, से, हाँ, मैं उधर बोलूं नहीं मैम, घुस के इधर घुसे। मैं जी बोलूं मैम, जी मैम। हाँ, हाँ, आदिवासियों हाँ, ने तो बोलिए। अभी उठना सीखा है। उनको तो इस तरह से हम्म, दबाया गया कि वो हम्म, इंसान का जीवन जी ही नहीं रहे थे, जी क्योंकि वो जी दुनिया हमने देखी है। उनको बिल्कुल। जो है 1 मीटर कपड़े को 4 मीटर चारों तरफ से नाप के उनको बता दिया जाता था कि ये 4 मीटर कपड़ा, वो वही मान के जीते थे। तो अभी तो उनके अंदर चेतना जागृत हुई है और वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी शुरुआत है। बहुत बदलाव आया है मैम। जो चरित्र को गढ़ा है मैम ने, तो उसी आधार पर गढ़ा है। जी मैं जी मतलब मैं हाँ, ये हाँ, हाँ, बताना चाह रही हूँ कि मैं 19 साल से देख रही हूँ उनको अपनी आंखों से, और आज भी वो मतलब एक मानव की कटघरे में नहीं, मतलब मानव की स्थिति में नहीं है। आज भी उनको वैसे ही दबाया जा रहा है। चाय बगानों में जाकर देख लीजिए जो हालात है उनके, उनका जो जीवन है, किस तरह से उनको मूर्ख बनाया जाता है, और जो चेतना युक्त प्राणी है उनको तो दबा दिया जाता है। तो वो दोहरे संघर्ष को झेल रहे हैं। जी, मेरा इतना कहना है। जी जी। जैसे कॉलेज में, हॉस्टल में भी कितनी गाढ़ी दोस्ती होती है, और हॉस्टल से निकलते वक्त भी कष्ट होता है, लेकिन जिंदगी की राहें आपको अलग ले जाती हैं, है ना? तो मैत्री मैम, में ये हो। अच्छा एक प्रश्न बस मेरा सच में ये बनता था आपसे कि कल तो ठीक है मैंने प्रेम और मित्रता समझ लिया, लेकिन क्या जब एक ही मैं समलैंगिक की बात करी, क्या उसमें प्रेम है कि नहीं, ये बताइए। हाँ बिल्कुल है, जो क्या लोग गे हैं बिल्कुल है, सीरियसली है, बिल्कुल है, है? वो है अपने बिल्कुल है, बिल्कुल है। से वही प्यार होता है जो नॉन गे लोग हैं उनको अपने ऑपोजिट सेक्स के किसी एक व्यक्ति से होता है। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, ये मेरी रीडिंग है, और यही मैं कहती हूँ कि एक ओपन एंडेड कहानी की खूबसूरती है कि उसको 1000 तरह से अंत किया जा सकता है उसका, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो जो एक कसक प्यार की है उसको हम बस प्यार ही रहने दें, उसको हम नाम क्यों दें? अगर हम फिल्मी वो गीत ले लें, हमने देखी वो ना, सही हाँ बात। नहीं, किसी किसी क्योंकि उस एक शरीर में नहीं बांधना, किसी किसी भी एक शरीर में प्रेम को नहीं बांधना, यही तो नहीं, प्रेम क्या करता है, मुक्ति प्रदान करता है। देखिए देखिए, प्रेम बंधना बिल्कुल, चाहिए। मन्नू भंडारी की जो वो कहानी पे बनी हुई फिल्म है, यही सच है ना? कितना हाँ सुख है बंधन में, तो है, बिल्कुल है। और हम जानते हैं कि प्रेम में बहुत बंधन भी होते हैं, और वो बंधन सुखद भी होते हैं, कई बार वो दुखद भी हो जाते हैं, है ना? तो ये जिंदगी है, इसका यही है रंग रूप। बहरहाल मैं कहना ये चाहती हूँ कि ओपन एंडेड है वो, वहां मैं जैसे उसको पढ़ती हूँ। कथाकार ये कह सकता है कि नहीं, मेरे दिमाग में उस वक्त ये था, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उसको ऐसे पढ़ूंगी कि उसके भीतर वो प्यार की लालसा जीवित है, जीवित और है। वो, हाँ हाँ हाँ। जी, मैं और ये एक बात कहना चाहती हूँ कि आधुनिक कहानियों में कहानी वहीं छोड़ी जाती है जहां दूसरी कहानी शुरू हो जाए।
तो हमारे दिमाग में प्रश्न तो आएंगे ही। वो कहानी इस तरह से छोड़ी गई है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए। जी तभी तो ये कहानी, हर एक कहानी में कोई ना कोई जिज्ञासा आपको है कि आप पूछेंगे ही पूछेंगे। जी 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 जी। तो ये कहानी फिल्में भी इसी बहुत तरीके से बनाई जा रही है, देखिए बीच में खत्म हो जाती है और हम देखते रह जाते हैं कि फिल्म ऐसे खत्म हो गई, आगे क्या होगा। तो आज की युग में इसी तरीके की का साहित्य लिखा जा रहा है और वास्तव में कहानी, जब एक कहानी मतलब खत्म होती है तब नई कहानी शुरू हो जाती है। जी। तो इस तरह से खरपतवार कहानी को लेकर हमने एक सफल और सार्थक चर्चा की, और साथ ही विरोध प्रतिरोध के प्रारंभिक चरण जो घर परिवार में ही दिखाई पड़ते हैं उसका दर्शन किया, और कहीं भी आज़ादी को आवारगी की सीमा पार करते हुए नहीं दिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिहि स्वतंत्र होई बिगरही नारी की हम आलोचना कितनी ही क्यों न कर लें, लेकिन आज़ादी के नाम पर मनमर्जी जब होने लग जाती है तो कथाकार हमें सचेत करती हैं, और इसके बहुत ही त्रासद परिणाम को हमने सरोज के जीवन में देखा कि कैसे उसे आत्महत्या तक पहुंचना पड़ता है। तो एक ऐसी कहानी जिसमें दिव्या माही तो केंद्र में है, चर्चा में है, यहाँ तक कि आलोचकों की नज़र में भी है, लेकिन सरोज का प्रसंग बहुत हल्का दिखाई पड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से आलोचनाओं को पढ़कर, जहां मी टू की बात आती है। इसलिए अंतिम एक जिज्ञासा इस कहानी को लेकर है कथाकार पूनम सिंह जी से कि सरोज के संदर्भ में जो मी टू का आपने मुद्दा उठाया है, आखिर उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को, पाठकों को? जहाँ जिस जगह का मैंने चित्र खींचा है उस जगह पर इस तरह की चीजें आम हैं। वहाँ स्त्री पात्र जो है महत्वाकांक्षा को लेकर खुद भी कभी कभी छली जाती है और कभी कभी छली जाने के लिए बाध्य भी होती है। चारों तरफ से शिकंजा इस ढंग से कस दिया जाता है। तो यह तो प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं अपने चारों तरफ आज के समाज में। बाहर काम करते हुए जो स्त्रियां हैं, ऑफिस में काम करें या संस्थानों में काम करें और ये करें, बहुत कुछ ऐसा है, मीडिया में काम करें, सिनेमा में काम करें, हर जगह इस तरह का चित्र, इस तरह का एक माहौल, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरोज एक छोटे से समय के लिए आती है और पितृगण को तोड़ने वाली एक छोटी सी घटना जो सिगरेट के कस के साथ उसके साथ उसका परिचय है, और वहां से फिर उसको ब्रेक मिलता है, किस तरह से वह जीवन की ऊंचाई तक पहुंचती है, उसका फिल्म लॉन्च होता है। और कहीं सांकेतिक अर्थ में वो पात्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर जाती है कि निर्णय के क्षण में एक स्त्री जब अपने महत्वाकांक्षा को लेकर अपना कदम बढ़ाती है तो उस समय उसको एक संतुलित और संयत दृष्टि रखना चाहिए। वो पहिया बांधने वाली बात उसके पैरों में नहीं होनी चाहिए। तो यह समय को संतुलन साधने की दृष्टि से मैंने इतने सारे पात्रों को एक जगह, लड़कियों को जो एक जगह इकट्ठा किया। सबके भीतर दर्द है, सबके भीतर हाहाकार है, सबके भीतर अपनी अस्मिता और अपने व्यक्तित्व को लेकर गढ़ने और उसको एक साबुत ठोस आकार देने की बात है। लेकिन बहुत कठिन यह संघर्ष है, और इस संघर्ष में जितनी खुरदुरी राहें उसके पांव के नीचे आती हैं तरह तरह की, तो सारी राहों पर जब वो जिस ढंग से जहां जहां मुड़ती है, हर जगह उसे लगता है कि यहाँ भी एक बड़ा सा आदमखोर चेहरा है, यहाँ भी और यहाँ भी। और तब उसे क्या करना है, यह उसका संयत विवेक ही होगा जो उसे संभालेगा। जी धन्यवाद। इस प्रकार से एक ऐसी कहानी पर हमने चर्चा की जिसमें
3 स्त्री पात्र और 2 पुरुष पात्रों के माध्यम से घर परिवार हो या बाजार, प्रचलित नैतिकता और कह ले रूढ़ नैतिकता से संपोषित समाज, इन तीनों से उसे टकराना पड़ता है। और इस टकराव में जो मनुस्मृति में कहा गया कि एक स्त्री की सुरक्षा पुत्र, पति और पिता के अधीन है, तो नया जो चलन आया था कि प्रेमी वह सुरक्षा दे सकता है, अब प्रेमी से भी आगे एक साथी में उस सुरक्षा भाव को सुनिश्चित करने का यह जो अवसर स्त्री समाज के सामने है, संभवतः यही भविष्य का एकमात्र रास्ता है। और इसमें स्त्री विमर्श पुरुष विरोधी भी नहीं होगा, क्योंकि पुरुष के साथ मैत्री भाव में अपने भविष्य को गढ़ने की संकल्पना को तैयार करेगी स्त्रियां। मेरे लिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आप ये कह रहे हैं कि हम इस पे सहमत हैं कि जो ये विवाह नामक संस्था है उसमें हम क्यों बांधने की बात करें और मैत्री बेहतर है, ये मैं इससे सहमत हूँ, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये कहना चाहती थी कि मीटू एक इतना बड़ा आंदोलन है जिसने प्रिंस एंड्रू को कोर्ट में खड़ा कर दिया, इंग्लैंड के राजकुमार को, है ना, और लोगों ने जेल में फांसियां लगाई। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के ऊपर वो उंगली उठी कि जमाना याद रखेगा। तो मीटू यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी हुआ था मीटू का बहुत बड़ा हंगामा। तो मीटू एक बहुत बड़ा सशक्त आंदोलन है और उसकी शिकार हुई हर महिला अलकी नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। जी, तो अब मैम की इजाजत। मेरे कहने का अर्थ है जी, मैं कहना चाहती हूँ अजय जी कि स्त्री के भीतर एक नए पुरुष की परिकल्पना और चाहत है, और इसी का मतलब एक इसके लिए जो छटपटाहट, विकलता और तलाश है, वो कहानी अंत भी उसी ढंग से होती है मेरे भीतर। और शुरुआत भी जहाँ से आप करना चाहते हैं, जहाँ मैंने इस कहानी को मतलब इसको अधूरी मानिए यात्रा को, या इसके आगे फिर बहुत राहें और खुलती हैं, लेकिन परिकल्पना और वह चाहत और वह आकांक्षा हर एक स्त्री के भीतर है कि एक नया पुरुष, एक ऐसा साथी जो उसको सह अस्तित्व के साथ, मतलब उसको एक नागरिक हैसियत के साथ स्वीकारे। हाँ, तो यह चाहत लेकर ही यह कहानी खत्म होती है। खरपतवार कहानी पर चर्चा में शामिल स्वयं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कथाकार पूनम सिंह जी और पंखुरी सिन्हा जी, वंदना गुप्ता जी, रंजना जी और प्रियंका जी, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस उम्मीद में कि जब भी ऐसी जरूरत पड़े, उत्तेजक सवालों को लेकर चलने वाली रचनाओं को हम चर्चा में लाएंगे, उस पर बातें करेंगे और नई पीढ़ी के लिए, अपने दर्शकों के लिए कुछ सुझाव स्वरूप भविष्य की संकल्पना प्रस्तुत भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी परिचर्चा को यहीं विराम दें।